हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और डिसीजन पे आते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट को 3 डिसीजन लेने होते हैं अपनी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को। तो कौन कौन से 3 डिसीजन हमने पढ़े लास्ट क्लासेस में पढ़े हैं? दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन, हमने जो फर्स्ट पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। अब हमने दो तो पहले हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, ये भी हो गया और ये भी हो गया। नाउ वी हैव कम टू द डिविडेंड डिसीजन। तो भाई डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड जो होता है वो प्रॉफिट का वो हिस्सा होता है जिसको कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज डिविडेंड? आप लिखिए, डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड रेफर्स टू, फटाफट नोट कर दे जाइए और समझते भी जाइए, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is distributed by the company among its shareholders, अपने शेयर होल्डर्स में, among its shareholders, कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स में अपने प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अभी डिविडेंड का डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेना होता है। क्या डिसीजन लेना होता है कि वो डिविडेंड दे या ना दे, दे तो कितना दे और कितना अपने पास रखे। क्या बोलेंगे कि पहले तो उसको ये देखना होता है कि दे या ना दे। कई बार कंपनी नहीं देती है और कई बार देती है, या फिर वो दे तो कितना दे और कितना हिस्सा अपने पास रखे, जिसको प्रॉफिट का वो हिस्सा जो वो अपने पास रखते हैं फ्यूचर ग्रोथ के लिए, उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था, जब कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है तो वो अपने बचे हुए प्रॉफिट को, जिसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं, उसको यूज करती है। तो अब हम क्या लिखेंगे? डिविडेंड डिसीजन किसे कहते हैं? डिविडेंड डिसीजन लिख दो। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है? डिसाइड्स हाउ मच ऑफ द प्रॉफिट, अर्न बाय द कंपनी, जो कंपनी ने अर्न किया है, प्रॉफिट को ही बांटा जाता है। अर्न बाय द कंपनी आफ्टर टैक्स, इसमें ब्रैकेट में एक और भी बात लिखनी है, टैक्स के बाद, आफ्टर टैक्स is to be distributed to the shareholders and how much of it, और इसका कितना भाग of it should be retained in the business, इसका जो कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है उसका कितना भाग, डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। एक क्या डिसीजन लेना होता है? कितना हिस्सा जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए शेयर होल्डर में, एक डिसीजन। और दूसरा डिसीजन क्या लिया जाता है कि कितना, हाउ मच शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस, कितना रखा जाए, जो बिजनेस में रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आएगा
क्यों रखा जाता है? डिविडेंड जो होता है ना, जो दिया जाता है वो करंट इनकम में से ही दिया जाता है। और हम क्यों रिटेन करके रखते हैं? आप सोचोगे कि बांट दे सारा प्रॉफिट जो अर्न हुआ है। नहीं, सारा नहीं बांटते हैं, उनको देखना पड़ता है कि हमारा आगे क्या है। अगर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, अगर उसको लगता है कि मेरे को और ज़्यादा हमें कहीं भी इन्वेस्ट करना है और ग्रोथ करनी है, कहीं और नया यूनिट खोलना है या अपनी मशीन्स और खरीदनी है, तो वो क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट को यूज़ करेंगे। तो वो कुछ हिस्से को बचा के रख लेते हैं। तो अलग अलग कारण होते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जाए या ना दिया जाए तो कितना दिया जाए। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट डिविडेंड डिसीजन है। ये जो डिसीजन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इससे रिलेटेड है। जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है उस कंपनी के मार्केट वैल्यू, उस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ती है, और जिसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती है वही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है, और वही जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये डिसीजन जो है तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये डिसीजन जो है सीधा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड है। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजर को ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिखना होता है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इस डिसीजन को? तो क्योंकि कुछ देख के ही लेगा ना ये डिसीजन, ऐसा तो नहीं ले लेगा। तो कैसे? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो इसको हम जरा इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा कि डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग क्या है। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। इसमें सबसे पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ अर्निंग। फर्स्ट पहले मैं लिख देती हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। कौन से फैक्टर्स जो है वो डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं? इसमें सबसे फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ अर्निंग। आप खुद ही समझ रहे होंगे अमाउंट ऑफ अर्निंग का कैसे इफेक्ट पड़ता है। हमने पहले इसकी डेफिनेशन में ही कहा है कि कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से दिया जाता है। तो अगर वो अर्निंग ज्यादा है, डिविडेंड जो है कहां से पे किया जाता है? करंट या प्रीवियस ईयर की अर्निंग से। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग, पहले पैसा बचा हुआ उसमें से नहीं बांटेगा। जो अर्निंग हुई है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, चाहे इस साल कमाया हो या प्रीवियस ईयर की अर्निंग हो, सो उसमें से डिविडेंड जो है वो पे आउट किया जाता है। तो मोर अर्निंग विल एंश्योर द ग्रेटर डिविडेंड, लेसर अर्निंग विल लीड टू द डिक्लेरेशन ऑफ लेस डिविडेंड। तो इसमें हम क्या करेंगे? रेट ऑफ अर्निंग में ज्यादा अर्निंग होगी, मोर अर्निंग मोर डिविडेंड, मोर अर्निंग मोर डिविडेंड। क्योंकि डिविडेंड जो है वो पे किससे किया जाता है? अर्निंग से। मोर डिविडेंड आप ऐसे शॉर्ट में दिमाग में रखोगे तो आपको याद रहेगा कि क्या है इसमें। लेस अर्निंग लेस डिविडेंड देगा ही नहीं, वो कहेगा है ही नहीं मेरे पास प्रॉफिट। कंपनी का मैनेजमेंट जो कहेगा हमारे पास है ही नहीं, लेस डिविडेंड हम कहाँ से दें, है ना? डिविडेंड तभी तो दे पाएंगे जब अर्निंग हुई। द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या है? दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। जिस कंपनी की जो स्टेबिलिटी, जिस कंपनी की स्टेबल अर्निंग होती है, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, वो जो है डिविडेंड जो है वो स्टेबल देती है या देती रहती है। अब उनको पता है हमारा इतना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, होता रहता है उनका हर साल उतना प्रॉफिट। तो जो जिस कंपनी की स्टेबल अर्निंग होती है वो जो है हायर डिविडेंड दे पाती है। जिस कंपनी की स्टेबल अर्निंग नहीं होती है, किसी साल अर्निंग हुई, किसी साल ज्यादा हुई, किसी साल कम हुई, तो वो ज्यादा डिविडेंड नहीं दे पाते। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं स्टेबल अर्निंग, हायर डिविडेंड। स्टेबल अर्निंग, मैनेजमेंट को पता है हमारी अर्निंग बहुत बढ़िया है, स्टेबल है, हर साल होती रहती है इतनी। स्टेबल अर्निंग लीड्स टू हायर डिविडेंड, हायर डिविडेंड। और अगर स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल अर्निंग, तो क्या होगा? लोअर डिविडेंड नहीं देगा, या लोअर, या हम कह सकते हैं नहीं देते डिविडेंड। आपको बताया ही हमने
कि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा उस साल वो डिविडेंड नहीं देती। अच्छा, कई बार कोई कंपनी ऐसे भी करती है कि डिविडेंड, जो मैंने अभी बात कही कि डिविडेंड जो तभी देगी, कुछ कंपनी ऐसी पॉलिसी रखती है कि हम डिविडेंड जो है वो तो देंगे ही देंगे, स्टेबल एंड स्टेडी डिविडेंड, कि हमारे कंपनी को इतना डिविडेंड तो हम देंगे ही सही, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, द कंपनी इंक्रीज इन द डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन द कंपनी इज कॉन्फिडेंट। इसमें क्या होता है कि कंपनी जो होती है वो डिविडेंड देती है, तब वो बढ़ाती है। जैसे समझ लो उसने ऐसे कह दिया कि 10% तो हम डिविडेंड देंगे ही देंगे, थोड़ा कंपनी को प्रॉफिट कम भी हुआ तो भी वो 10% देंगे मान लो, तो ये कंपनी की स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी है। अगर किसी कंपनी ने स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, यहाँ पे स्टेबल अर्निंग, इन दोनों पॉइंट्स को अलग अलग समझना, उसमें कंपनी की अर्निंग की बात कही है, यहाँ पॉलिसी की बात है कि अगर किसी कंपनी ने स्टेबल अर्निंग में स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखी है कि हमारी कंपनी में इतना डिविडेंड तो हम देंगे ही देंगे, चाहे कम भी अर्निंग हो तो भी हम इतना अर्निंग देंगे, तो स्टेबल अर्निंग वाली जो कंपनीज होती हैं वो कैसा देती हैं, स्टेबल डिविडेंड देती हैं। स्टेबल अर्निंग हो या ना हो, स्टेबल अर्निंग पॉलिसी में क्या होता है, स्टेबल डिविडेंड दिया जाता है, स्टेबल डिविडेंड। इसको तब बढ़ाया जाता है, अच्छा इसमें जब बढ़ाया जाता है जब इनको ज्यादा और इनकम हो, अदरवाइज वो इतना तो देते ही देते हैं। तो इस तरह से ऐसा नहीं हुआ कि थोड़ा सा बढ़ गया तो और बढ़ा दिया, थोड़ा सा कम हो गया तो कम कर दिया, ऐसा नहीं है, उतना डिविडेंड तो देंगे ही देंगे। ये जो है डिपेंड करता है उसकी पॉलिसी पे। द फोर्थ वन इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। स्टेबल डिविडेंड समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, कि मैनेजमेंट ये देखता है कि हमारी कंपनी की या हमारे बिजनेस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। जैसे कि आप देखते हो अमेज़न है, ये लोग अपने, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कुछ कंपनियां जो हैं ये अपना डिविडेंड अनाउंस ही नहीं करती, कई कितने सालों को डिविडेंड ही नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को। अब आप कहोगे कि फिर शेयर होल्डर्स क्यों लेते हैं, इनसे शेयर्स क्यों लिए जाते हैं इस कंपनी के, इसलिए लिए जाते हैं कि चाहे इनको डिविडेंड ना मिले लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है। 100 रुपए का शेयर है, समझ लो 200 रुपए में बिक रहा है, डबल होगी मार्केट वैल्यू, डिविडेंड जो नहीं भी मिल रहा। तो इस तरह से जो है लोग जो फिर भी इनके शेयर्स खरीदते हैं क्योंकि उनकी वेल्थ मैक्सिमाइज होती है। तो कंपनी जो है वो देखेगी अगर उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, मोर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी तो बताओ क्या करेगी, डिविडेंड ज्यादा देगी कम देगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो वो प्रॉफिट का हिस्सा बचा के रख लेगी रिटेन अर्निंग के तौर पे, ताकि उस पैसे को री इन्वेस्ट कर सके। तो डिविडेंड लेस देगी, कम देगी, लेस डिविडेंड। और अगर उसकी लेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, लेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तब वो मोर डिविडेंड भी दे सकते हैं। उसे पता है मेरे को आगे ज्यादा कुछ बढ़ाना ही है बिजनेस का, अगर मेरे पास ज्यादा है प्रॉफिट तो मैं इसको बांट दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं शेयर होल्डर्स में, इससे भी मेरे, अगर मैं ज्यादा डिविडेंड दूंगा तो मेरी शेयर होल्डर्स की शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, वेल्थ मैक्सिमाइज होगी, क्योंकि आगे तो मैंने और ग्रोथ करनी नहीं है अपने बिजनेस की, तो तब भी डिविडेंड ज्यादा देके भी वेल्थ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो होती है, जिसकी ज्यादा होती है, जिसको लगता है हाँ मेरे को भी और यूनिट खोलनी है और बिजनेस बढ़ाना है, तो वो प्रॉफिट का पूरा शेयर होल्डर्स में नहीं बांटते, थोड़ा हिस्सा या ज्यादा हिस्सा भी अपने पास रिटेन अर्निंग के तौर पे रख लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो पोजीशन। ये तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, कैश फ्लो पोजीशन पिछले डिसीजन में भी हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो पोजीशन कैसे इम्पैक्ट डालता है। कैश फ्लो पोजीशन हम यहाँ लिख रहे हैं, 5th पॉइंट है कैश फ्लो पोजीशन, कि जिस कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होता है, कैश फ्लो पोजीशन, वो ज्यादा डिविडेंड देती है। और जिस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन, कैश है ही उनके पास,
अगर वो भी बांट देंगे तो फिर उनकी वर्किंग कैपिटल और भी कम हो जाएगी। तो कैश फ्लो पोजीशन अगर गुड है तो मोर डिविडेंड, है ना, और अगर कैश फ्लो पोजीशन उनकी बैड है, कम है उनके पास, तो वो क्या देंगे, लेस डिविडेंड, कम डिविडेंड पे करेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस का क्या मतलब है कि शेयर होल्डर क्या प्रेफर करते हैं। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, इसका क्या मतलब है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि शेयर्स पे दो तरह की इनकम होती है। कौन सी इनकम होती है शेयर्स पे, एक तो हमें डिविडेंड मिलता है, दूसरा शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड, और दूसरा शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है, मार्केट प्राइस बढ़ता है अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है। तब क्या होता है, अगर मार्केट प्राइस इंक्रीज होता है तो शेयर होल्डर अपने शेयर्स को बेच देते हैं तो उनको उसका प्रॉफिट मिल जाता है। तो हमें ये देखना है कि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, क्या प्रेफर करते हैं। अगर कोई शेयर होल्डर जो है रेगुलर इनकम चाहते हैं, दो शेयर होल्डर्स हु नीड रेगुलर इनकम, जैसे कि कोई ओल्ड है, नीड्स रेगुलर इनकम, जिनको रेगुलर इनकम चाहिए, तो उनको क्या दिया जाएगा, मोर डिविडेंड दिया जाएगा। उनको अपना देखना होगा कि हमारे यहाँ की शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है। क्या हमारे शेयर होल्डर जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, क्या हमारी कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं ज्यादातर कैसे हैं, पुअर हैं, ऐसा कौन होते हैं जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, दोज हु आर पुअर और ओल्ड, रिटायर्ड हैं, ओल्ड हैं, पुअर हैं, उनको रेगुलर इनकम चाहिए, उनके पास है ही नहीं सोर्स ऑफ इनकम, तो वो सोचते हैं कि हमने जो पैसा लगा रखा है शेयर्स में उससे हमें इनकम मिलती रहे। तो मैनेजमेंट को ये देखना पड़ेगा कि हमारे शेयर होल्डर की प्रेफरेंस क्या है। क्या वो रेगुलर इनकम चाहते हैं तो वो मोर ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और अगर दो शेयर होल्डर्स who needs the increase of मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, वो सोचते हैं कि हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, चाहे हमें डिविडेंड मिले या ना मिले। ये ज्यादातर कौन लोग होते हैं, यंग लोग होते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें नहीं मिल रहा डिविडेंड तो ना सही, हमारे पास तो और सोर्स ऑफ इनकम है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कोई बात नहीं, डिविडेंड ना भी मिले तो भी चलेगा। तो मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि हमारे कैसे शेयर होल्डर की क्या प्रेफरेंस है, क्या वो डिविडेंड चाहते हैं या वो अपना कैपिटल में इंक्रीज चाहते हैं। अगर उनके यंग ज्यादातर शेयर होल्डर हैं तो वो डिविडेंड नहीं भी दे सकते या कम दे सकते हैं। अगर उनके शेयर होल्डर्स जो हैं यंग हैं या रिच हैं, उनको नहीं मिलेगा डिविडेंड तो चलेगा, उनका वैसे शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसे सोच के खुश हो जाते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से शेयर होल्डर की प्रेफरेंस को मैनेजमेंट ध्यान में रखता है। द अदर वन इज द टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, इसको भी ध्यान में रखता है मैनेजमेंट। आपको पता है जब कोई कंपनी जब डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है, जबकि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलता है, प्रेजेंट की अभी ऐसी पॉलिसी है गवर्नमेंट की कि इन द प्रेजेंट टैक्सेशन पॉलिसी डिविडेंड इनकम इज टैक्स फ्री इनकम इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को जितना भी डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो शेयर होल्डर क्या चाहेगा, मुझे ज्यादा डिविडेंड मिले, जबकि कंपनी जो है जितना भी डिविडेंड अनाउंस करती है उसके ऊपर उसको टैक्स देना पड़ता है। तो कंपनी क्या चाहेगी कि मैं कम डिविडेंड दूं। तो इस तरह से ये देखना पड़ेगा कि अगर वो हायर डिविडेंड, अगर गवर्नमेंट का टैक्स रेट अगर वो ज्यादा है तो कंपनी, क्योंकि कंपनी को ही पे करना है टैक्स, तो कंपनी क्या देगी, लेस डिविडेंड इशू अनाउंस करेगी। क्या बता रही हूँ कि
टैक्सेशन पॉलिसी में किसको टैक्स देना पड़ता है? कंपनी को। तो कंपनी क्या देगी? टैक्स अगर हाई है, कॉर्पोरेट टैक्स अगर हाई है तो क्या करेगी? लो डिविडेंड देगी, क्योंकि कंपनी को पे करना है। अगर कंपनी को अगर टैक्स लो है, रेट ऑफ टैक्स जो है वो लो है, टैक्स लो, तो इसमें क्या होगा? मोर टैक्स, मोर डिविडेंड देगी। कहेगी कोई बात नहीं, हमारे पास प्रॉफिट है, हम डिविडेंड दे देते हैं, हमें टैक्स थोड़ी देना ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से ही देखना पड़ेगा कि टैक्सेशन पॉलिसी क्या है। द अदर वन इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन का क्या मतलब है कि जब कभी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है, ये तो आपको मैंने पहले से ही बताया है कि उसका सीधा सीधा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर असर पड़ता है। तो वो ये देखती है कि 8th है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 8 पॉइंट, इसका इम्पैक्ट ऑन द, क्या है इसका नाम? स्टॉक मार्केट रिएक्शन। 8th है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, कि स्टॉक मार्केट पे क्या रिएक्शन पड़ेगा। आपको पता ही है कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड अनाउंस करती है, रेगुलर स्टेबल डिविडेंड देती है, ज्यादा प्रॉफिट शो करती है, उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू ज्यादा होती है। तो मैनेजमेंट को अगर अपना देखना है कि उनको वेल्थ मैक्सिमाइज करना है, अपने शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है, तो वो क्या करेंगे? ज्यादा डिविडेंड अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो हायर रेट ऑफ डिविडेंड हैज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, whereas the low rate of dividend may have the negative impact on the share price। समझ में आ रहा है? क्या बताया कि अगर वो हायर डिविडेंड देगा, हायर रेट ऑफ डिविडेंड, तो इससे क्या होगा? क्या रिएक्शन पड़ेगा? इससे क्या होगा? शेयर की मार्केट में, शेयर मार्केट में क्या होगा? शेयर वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा? इंक्रीज होगी। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज होती है। और लो रेट ऑफ डिविडेंड देता है अगर कंपनी, उसको देखना पड़ेगा कि मैं लो दूं या हाई दूं। अगर लो दूंगा तो मेरे शेयर्स की मार्केट वैल्यू जो है वो डाउन हो जाएगी, और अगर मैं लो डिविडेंड लो दूंगा तो मैंने भी बताया मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो डाउन हो जाती है। तो ये देखना पड़ेगा कि शेयर मार्केट में क्या असर पड़ेगा। अगर वो चाहता है कि उसके शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़े, तो वो क्या करेगा? हायर रेट ऑफ टैक्स, हायर रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो अनाउंस करेंगे। द नेक्स्ट वन इज एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कंपनी एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, जो कंपनी ना जितनी स्ट्रांग होती है, प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रही है, डिविडेंड दे रही है, उनकी एसेट्स बढ़िया है, लायबिलिटी जो है एसेट्स ज्यादा, उनकी लायबिलिटी शो हो रही है, तो इससे क्या, एसेट ज्यादा शो हो रही है लायबिलिटी से, तो क्या होगा कि इस कंपनी के क्या होगा? मार्केट वैल्यू अच्छी होती है शेयर्स की, तो उनको इजीली मार्केट से क्या होता है, उनके शेयर्स जो है इजीली बिक जाते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। उनको जब भी जरूरत होती है वो कैपिटल मार्केट में अपने शेयर इश्यू करते हैं और उनको आराम से पैसा मिल जाता है। लेकिन जिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होती है, ज्यादा रेट नहीं दे पा रहे, स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे, स्टेबल डिविडेंड नहीं दे पा रहे हैं, तो उनको मार्केट जब वो शेयर इश्यू करते हैं तो उनके बाजार में आराम से नहीं बिकते। तो ये कह सकते हैं कि जिनका इजी एक्सेस है, इजी एक्सेस टू द शेयर मार्केट, इसमें डबल सी, easy access to the market, कौन सी मार्केट? कैपिटल मार्केट। तो ये क्या करेंगे? जिनको पता है कि मुझे हमें जब भी जरूरत होगी हमें आराम से मार्केट से पैसा मिल सकता है, तो वो क्या करेंगे? मोर डिविडेंड देंगे। कोई बात नहीं, दे दो डिविडेंड, है ना। जब भी अगर हमें ग्रोथ करना है, किसी और काम के लिए हमें पैसा चाहिए, तो मार्केट से ले लेंगे। लेकिन जिन कंपनी को पता है
कि हमें मार्केट से हमारे शेयर इजीली नहीं बिक सकते, नॉट इजी है, इट्स नॉट इजी या टफ है, नॉट इजी एक्सेस टू द मार्केट, देन क्या होगा, लो डिविडेंड देंगे। उन्हें पता है कि हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हमें बाजार से तो मिलेगा नहीं, हमें अपनी अर्निंग का कुछ हिस्सा रिटेन अर्निंग के तौर पे अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि जब भी फ्यूचर में हमें जरूरत हो हम उसको यूज कर पाए। इट इज कॉल्ड एक्सेस टू द मार्केट। देन नेक्स्ट वन इज लीगल कॉन्स्टेंट। लीगल कॉन्स्टेंट नाम से पता चल रहा है नियम, गवर्नमेंट के कानून, उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। लीगल कॉन्स्टेंट, क्या लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं? लीगल कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कंपनी को जो प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट उसको फॉलो करना पड़ता है डिविडेंड को अनाउंस करने से पहले। सच प्रोविजन मस्ट बी एडहेयर टू व्हाइल डिक्लेयरिंग द डिविडेंड। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस, कंपनी एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनको हैज टू प्रोवाइड फॉर द प्रेजेंट एंड पास्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। उनको अपनी एसेट पर डेप्रिसिएशन जरूर लगाना होता है। एंड क्रिएट स्टैट्यूटरी रिजर्व बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, और उनको स्टैट्यूटरी रिजर्व भी रखना होता है। देखो कोई कंपनी ऐसे कर सकती है, ऐसे ही डेप्रिसिएशन ना शो करे, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दे, बांट दे ताकि उसका वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाए, झूठा है ना। इसमें क्या होता है, असल में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उन्होंने छुपा लिया अपना वाला डेप्रिसिएशन वाला वो, कि डेप्रिसिएशन ऐसा तो एक्सपेंस दिखता नहीं है, कैशलेस एक्सपेंस है, तो कुछ कंपनियां ऐसी कर लेती हैं। तो हमारा कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, इनको कौन सा बताया मैंने प्रोविजन, द कंपनी हैज टू प्रोवाइड प्रेजेंट एंड पास्ट डेप्रिसिएशन। जैसे कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, according to the company act, companies has to provide for करंट जो अभी की एसेट्स हैं, करंट एंड पास्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट एंड पास्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। एक तो ये एक एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल है ये डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स। और क्या करना होता है हमको, एंड और कुछ रिजर्व भी रखना होता है। एंड create statutory reserve, before announcing the dividend। डिविडेंड को अनाउंस से पहले उसको ये खर्चा दिखाना, रिजर्व भी रखना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में से, और प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले उसको डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा बिफोर अनाउंसिंग डिविडेंड को अनाउंस करने से पहले उसको ये दो काम करने पड़ेंगे। तो इस तरह से लीगल कॉन्स्टेंट्स हैं, कुछ रूल्स को, कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को, ऐसे नहीं अपनी मनमर्जी से उठा के डिविडेंड अनाउंस कर देगी। एंड द लास्ट वन इज द कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। इसका क्या मतलब है, द लास्ट वन शॉर्ट में फटाफट इसको करा रही हूँ, लंबी वीडियो हो गई है बहुत ही। कॉन्ट्रैक्ट, जैसे किसी कंपनी ने दूसरे कंपनी से या किसी से लोन लिया, जैसे बैंक से लोन लिया है, किसी कंपनी से लोन लिया, अब उन्होंने ऐसा कह दिया कि तुम इतना ही डिविडेंड दोगे, कि वो उनको अपना लोन को वापसी चाहिए। अगर सारा पैसा कंपनी अपनी अर्निंग का डिविडेंड में बांट देगी तो वो कैसे लोन चुकाएगी। तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जो लेंडर्स होते हैं, लेंडर कौन होता है, जो लोन देता है, वो ऐसा प्रोविजंस रख देते हैं कि तुम इतना ही डिविडेंड अनाउंस कर सकते हो। तो तब जो है उन कंपनी को जो लोन लेती हैं उनको उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पड़ता है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्टेंट्स। क्या बोलते हैं,
कॉन्ट्रैक्ट से बनता है कॉन्ट्रैक्चुअल कांस्टेंट। इनको उसको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को कि उन्होंने अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहा हुआ है, व्हेन द कंपनी बोरो लोन देन द लेंडर मे बी पुट certain restriction on the company on the payment of dividend in future. The company are required to ensure the payment of the dividend does not violate the terms and the conditions of the lender. समझ में आया? वो टर्म्स और कंडीशन को वॉलेट नहीं कर सकती। उसने जो उसको कहा हुआ है कि भाई मैं इतना डिविडेंड दूंगी या नहीं देंगे, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को व्हाइल टेकिंग द डिविडेंड डिसीजन। और डिविडेंड डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने शुरू में भी बताया, क्योंकि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्ट से सीधा रिलेटेड है। तो हम इस क्लास को यहीं पे ही खत्म करते हैं। समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।